जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनिष्क बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मैटर अराउंड अस। और हम लोगों ने उसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कल बात करी थी, ठीक है ना। और हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था? पेज नंबर 6 के हमको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 आपसे कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा यूनिट क्या होगी डेंसिटी की? हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ करोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, है ना। तो इसलिए ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी हमारे डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे क्या क्या दिया हुआ? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। ठीक है, इसको हम लोगों को इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में जमाना है। सबसे कम डेंसिटी किसकी होने वाली है? एयर की। उसके बाद किसकी होगी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर आएगा कॉटन, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा हनी, फिर आएगा चॉक और फिर आएगा आयरन। ठीक है ना। और डेंसिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है? घनत्व। क्या होता है? घनत्व। ठीक है, बेसिकली जितना मास एक पर यूनिट वॉल्यूम में होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। तो अगर आप एयर की बात करोगे, ठीक है, तो बेसिकली एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, तो अपन सिंपल सी बात है, अगर इसके यूनिट वॉल्यूम में मास देखोगे तो अगर कम पार्टिकल होंगे तो मास भी कैसा आएगा? कम। तो यहाँ से अगर ऊपर वाला चीज का अगर न्यूमरेटर जो है वो कम हो जाएगा, है ना, तो अपने आप ही जो पूरी क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की बात करें तो एयर अगर हम बोल रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और ये कैसी होगी? क्लियर। कैसी होगी? क्लियर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल या चारकोल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन जब हम चिमनीज की बात करेंगे तो चिमनीज से जो धुआं निकलता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोल के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो पर यूनिट क्या होगा? पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब पार्टिकल्स बढ़ गए तो क्या बढ़ जाएगा? मास। तो इसीलिए एयर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होने वाली है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की। फिर क्या आएगा? कॉटन, है ना। कॉटन क्या है? कॉटन एक सॉलिड मटेरियल है, बट इसकी भी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। किससे ज्यादा होगी? बट एयर से ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा? लिक्विड। क्या आएगा? लिक्विड। बेसिकली वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? कॉटन से ज्यादा होती है। आ गई बात समझ? ठीक है, और फिर हनी। फिर क्या आएगा? हनी। ठीक है, और फिर क्या आएगा? चौक। फिर हमारा सॉलिड आ गया, और फिर हमारा सबसे ज़्यादा होगी आयरन की डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयरन की होगी। आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस। चौक भी सॉलिड होता है लेकिन इसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड उतने ज़्यादा नहीं होते। आ गई ना बात समझ? चलो, तो अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग ये ऑर्डर नोट कर लें, ठीक है, कि कौन सा ये इंक्रीजिंग डेंसिटी का ऑर्डर है, यानी छोटे से ज्यादा की तरफ, है ना। तो पहले एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, चॉक और आयरन। ठीक है, चलो तो अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हम लोगों को टेबल बनाकर ये बताना है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का तो बात पार्ट ये बोलता है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फिलिंग अ गैस इन अ कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी पर आप टिप्पणी कीजिए। बेसिकली कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट सॉल्व करा जाए, है ना। पहला वाला पार्ट क्या है? पहला वाला है कि टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस लिखे जाए। चलो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग डिफरेंस बताएंगे? शेप में, वॉल्यूम में, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर सॉलिड की बात करेंगे तो शेप क्या रहता है सॉलिड का? फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम भी कैसी रहती है? फिक्स्ड। वॉल्यूम बदलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, बेसिकली हमको मालूम है कि जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं और ये फ्लूइड
नहीं हो सकते, ये फ्लो नहीं कर सकते। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है इनमें, मैक्सिमम है। बेसिकली पार्टिकल जितने पास पास उतना ज्यादा एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर पाएंगे, फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा लेस। सिंपल सी बात है ना, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास है तो स्पेस क्या है, बहुत कम है। और कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर, यानी कंप्रेस इसको नहीं कर सकते। आ गई बात समझ। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करेंगे तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना। ब्रूसली ने भी कहा है, बी वाटर माय फ्रेंड, मतलब जिस कंटेनर में डालोगे उस शेप का हो जाएगा। लिक्विड की खास बात ये रहती है, जिस कंटेनर में डालोगे उस शेप का हो जाएगा। कप में डालोगे तो कप के शेप का हो जाएगा, सॉसर में डालोगे तो सॉसर की शेप का हो जाएगा। किसी भी यूटेंसिल जो जिस कंटेनर का शेप रहेगा वो उस शेप को ले लेगा, क्या हमारा लिक्विड। लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अच्छा, और ये क्या करता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है और ये रिजिड नहीं होता, ठोस नहीं होता और फ्लो कर सकता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लेस देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है ना। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, है ना, मोर देन सॉलिड। बेसिकली सॉलिड के पार्टिकल इतनी पास थे, लिक्विड के थोड़ा ऐसे होंगे। आ रही ना बात समझ, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की थी ना पिस्टन वाली, याद है ना, सिरिंज ली थी, 3 सिरिंज ली थी 100 ml की, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। 100 क्या किया था बताओ, 100 ml की 3 सिरिंज ली थी, पिस्टन रिमूव कर दिया था, एक को वैसे ही खाली रहने दिया था, दूसरे में चौका पाउडर भरा था और तीसरे में वाटर भरा था। फिर अपन ने वापस से पिस्टन लगाया था तो देखा था कि जो जिसमें एयर जो खाली है बेसिकली, जो उसमें क्या भरी होगी, एयर भरी होगी, वो बहुत ईजिली कंप्रेस हो गया। जो दूसरा था लिक्विड वाला, मतलब वाटर जिसमें भरा था, वो भी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और सॉलिड वाला नहीं हो पाया, बहुत बहुत मुश्किल हुई हमको उसको दबाने में, है ना, पिस्टन को दबाने में एक्टिविटी। चलो अच्छा, और ना गैस का क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है इसका। और रिजिडिटी, कैन फ्लो नॉट रिजिड, बेसिकली सिंपल है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता। और ये फ्लूइड होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है इसमें, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये हमारे सॉलिड के थे, ये हमारे लिक्विड के थे, तो ये हमारे किसके होंगे, गैस के, है ना, इतनी दूर दूर। आ गई बात समझ। और ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है, ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाईली कंप्रेसिबल, ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। आ गई ना बात समझ। चलो बढ़ जाए आगे, ये वाला आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए समझ गए। चलो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बोला कमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज, है ना, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, इन सब पे क्या करने हैं हमको, कमेंट करने हैं, ठीक है। तो चलो, पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बेसिकली भैया, अगर आप वाटर में उंगली डालोगे तो वाटर दब जाएगा, ठीक है, वाटर का शेप क्या होगा, बदल जाएगा। और सिंपल सी बात है, वाटर को तुम किसी भी लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, यानी उसका शेप क्या हो रहा है, बदल रहा है। आ रही बात समझ, है ना। किसी स्पंज को तुम दबाओगे, है ना, मान लो ये स्पंज है, अगर तुम इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये पिचका हुआ दिखेगा, ये थोड़ा सा पिचका हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि ये रिजिड नहीं है। लेकिन वहीं तुम अगर किसी पत्थर को या किसी आयरन के स्लैब को ऐसे फोर्स लगाओगे, अपने हाथ से दबाओगे, तो क्या ये दबेगा, तो आंसर है कि नहीं दबेगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये कैसा है, रिजिड है, कैसा है, रिजिड है। आ गई ना बात समझ। फिर आती कंप्रेसिबिलिटी, द मैटर है इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। सिंपल सी बात है, हमको ये मालूम है कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस है। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिस्टेंस है, अभी ज़्यादा है। जब तुम इसको बाहर से फोर्स लगाओगे, इस पे जब बाहर से फोर्स लगाओगे तो होने क्या वाला है, तो होगा ये कि जो पार्टिकल है इनका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज, क्या आ जाएंगे, क्लोज, ठीक है, ये आ जाएंगे क्लोज। समझ गए ना बात को। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये गैस क्या हो गई थी, कंप्रेस। सेम विद द लिक्विड, मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, और ज़्यादा कम, ठीक है। ऐसे ही ये लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं,
अब तुम इसमें फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, तो ये हमको कैसा दिखने लग जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ठीक है, लेकिन देखो जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, तो तुम ऊपर से फोर्स लगा के भी इसको कम नहीं कर पाओगे और ज़्यादा कम नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लिक्विड, जो हमारे गैसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। फिर कौन आते हैं हमारे लिक्विड, और फिर आता है हमारा सॉलिड जो कि ना के बराबर, जो कि कंप्रेस हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। आ गई बात समझ, तो कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, बात आती है फ्लूइडिटी। द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। लिक्विड एंड जो हमारी गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक है ना, लिक्विड और गैसेज फ्लो कर सकती हैं। Filling of gas in a container, gas particles which vibrate randomly in all direction, the gas fill in the container। बेसिकली जो गैस के पार्टिकल रहते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है, और ये पूरे के पूरे कंटेनर को भर देते हैं। बेसिकली अगर तुम थोड़ी सी गैस भी एक कंटेनर में डालोगे ना, मान लेते हैं कि तुम 10 ग्राम गैस डाल रहे हो, ठीक है, 10 ग्राम गैस डाल रहे हो, बेसिकली गैस जो रहती है, सॉरी ग्राम में नहीं होगी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि गैस होती है हमारी, हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम से नापते हैं गैस। तो बेसिकली अगर 1 लीटर के कंटेनर में गैस भरी हुई है पूरी की पूरी, तो हम बोल देंगे कि कंटेनर अगर 1 लीटर का, तो हम क्या बोलेंगे, कितनी गैस भरी है, 1 लीटर। कितनी भरी है, वो बात अलग है कि आप इस 1 लीटर गैस को कंप्रेस करके चाहो तो इसके अंदर 2 लीटर भी भर सकते हो, है ना, फोर्स बात लगा के। लेकिन जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम किसका वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं, गैस का, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं पूरे कंटेनर में क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, है ना। पता है कि नहीं आपको, पता है आपको, फैल जाते हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम, है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, सॉरी इन दोनों बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो होप आपको ये समझ में आया। चलो अब शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है, बचा क्या, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। चलो, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनाइट शेप। जो सॉलिड रहते हैं उनका क्या होता है, उनमें ना सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और क्या होता है उनका, डेफिनाइट शेप होता है। बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। देखो अभी वही बताया मैंने कि जो जिस कंटेनर में डालोगे उसका वो शेप ले लेगा, ठीक है ना। और लिक्विड की तो एक फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस की वॉल्यूम नहीं होती। जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही हम बोल देते हैं किसकी वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम है। फिर क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है, किसी भी पार्टिकल के पास होती है, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण होगी ना पार्टिकल के, वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और जो पोजीशन के कारण होती है पार्टिकल के वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ गए। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग। अच्छा, और हायर केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप लोग, जब बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे ना, 11th क्लास में पहुंच जाओगे, वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का, गैसेस की निकालने का अलग अलग फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और हर गैस का अलग अलग मिलेगा, बेसिकली अलग अलग फॉर्मूला। अच्छा, तो बेसिकली समझ गए मेरी बात को। अब आते हैं अपन डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली डेंसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को मालूम है, एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि ऐसा दिखता है, और इसका नाम होता है रो, किराए वाला रो नहीं, ठीक है, रो एक सिंबल होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। आ गई बात समझ, है ना। और डेंसिटी की ऐसा यूनिट मैंने आपको ऊपर ही बताई थी, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी, मास के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, है ना। आप सोचोगे मीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं, तो आपको देखो समझ लो कि एक क्या है हमारे पास, क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है। अगर कोई आपको इसकी वॉल्यूम निकालने को बोले, क्या बोले, वॉल्यूम निकालने को बोले, तो आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू एच। बेसिकली इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दोगे, है ना। ये मान लेते हैं इसकी लेंथ है, ये वाली इसकी क्या है, ब्रेथ है, नहीं सॉरी ये तो हाइट हो गई, ये वाली इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, अरे यार ये हमारी लेंथ,
ठीक है, ये हमारी हाइट और ये हमारी ये बची हुई है, ये हमारी ब्रेथ ले लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, L इंटू बी इंटू एच करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या, तो बेसिकली ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तीनों को मेजर करना करोगे मीटर में, मतलब ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो इन शॉर्ट वॉल्यूम की यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर क्यूब। हर जगह यही होती है, ठीक है ना, वॉल्यूम की यूनिट करी मीटर क्यूब। और बेसिकली यहाँ हमको क्या करना है, ऊपर मास रखना है, नीचे वॉल्यूम रखना है, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो हमारी डेंसिटी की ऐसा यूनिट निकल कर आ गई। ऐसा ही समझ तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, है ना। चलो इसको भी कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, बट अभी ये सब समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना, दूसरे वाले के भी 2 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। Now let's move on to the next one. तो चलते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। ठीक है, तो चलो भाई अब बारी आती है रीजंस देने की। पहला क्या है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सिंपल सी बात है कि जितने भी लीटर के कंटेनर में कितनी भी गैस भर दोगे वो क्या हो जाएगी, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस द वेसल इज कंप्लीटली in which they are kept basically is filled, basically वो fill the vessel completely in which they are kept। जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में रखोगे हमारी गैस को, वो पूरा का पूरा उसको भर देगी, क्योंकि उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो बहुत हाई रहती है और वो मूव करते रहते हैं पूरी गैस के अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर। समझ गए। अच्छा, A gas exerts pressure on the wall of the container। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर एक दूसरे से भी टक्कर होती है उनकी, और कंटेनर की वॉल पे भी जाके टकराते हैं, है ना, जिसके कारण वो जो वॉल पर जब टकराएंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। और जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। देखो, a gas exerts pressure on the wall of the container, hence the molecule of the gas are constant random motion, gas are in constant random motion to high due to high kinetic energy. These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure। मैंने बता दिया आपको कि मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, यहाँ से जो गैस के मॉलिक्यूल मान लेते हैं, कोई सी इसमें गैस भरी हुई है ना, O2 भरी हुई है, N2 भरी हुई, जो भी भरी हुई है कोई सी गैस भरी हुई है, ठीक है। और या है ना, O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 बोले तो नाइट्रोजन, कोई इसी वजह। तो बेसिकली ये लगातार मूव करते रहेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब सारे एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं और कंटेनर से भी टकरा सकते हैं। जब ये कंटेनर पे टकराएंगे तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। सिंपल सी बात है ना, वुडन टेबल को अपन सॉलिड ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड शेप है ना। चलो यहाँ, और उसके जो पार्टिकल्स है वो हाईली पैक्ड रहते हैं सॉलिड के अंदर। देखो देखो क्या लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम, इसीलिए क्या होगा, बहुत ज्यादा चिपके हुए रहेंगे, एक डेफिनाइट शेप में रहेंगे, और ठीक है, टाइटली पैक विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है, ये फर्दर कंप्रेस भी नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी फर्दर कंप्रेस, इट कैन नॉट फ्लो। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है सॉलिड से रिलेटेड, बेसिकली जिसको हम सॉलिड के लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, जो क्राइटेरिया यूज करते हैं, कौन सा क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, एक तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर, वो और ज्यादा कंप्रेस उसको नहीं कर सकते, उसकी फिक्स वॉल्यूम होनी चाहिए, वो रिजिड होना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए वुडन टेबल को क्या बोला अपन ने, इट्स अ सॉलिड, ठीक है। चलो, तो अब अपन देखते हैं इसी के पार्ट डी की तरफ चलते हैं। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुडन वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अरे कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं कि तुम एयर में तो अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला सकते हो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर तुमने क्या करा,
ब्रिक्स का ढेर लगा दिया और तुमको अपना हाथ यहाँ से नीचे लेके आना है, तो तुम इस पे डायरेक्ट मारोगे तुम्हें लग जाएगी, लेकिन जो कराटे का एक्सपर्ट होता है वो उस पर मारता है, टूट जाता है, उसका हाथ नीचे आ जाता है। तो बेसिकली यही बोलना चाहते हैं कि जब एयर की बात करते हैं तब तो हम इजीली उसमें से हाथ गुजार लेते हैं, लेकिन सॉलिड पर हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उससे हमारा हाथ निकलेगा। ठीक है, निकलेगा नहीं था, टूटेगा, अपन जो कराटे एक्सपर्ट है नहीं इसलिए। अच्छा चलो, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. It is because the molecules of air has less force of attraction between them. Basically ना क्या है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम। ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर, तो इजीली हम इनसे इजीली हम तो क्या तो हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और ये एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाते हैं और हमारा हाथ जो है वो यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइटली पास रहते हैं एक दूसरे से, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो भी क्या रहता है, काफी ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इनको सेपरेट करने के लिए। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is required to pass through the solid। आ गई बात समझ? तो इसीलिए सॉलिड से पास कराने के लिए हमको क्या लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स। कोई शक? मेरे ख्याल से नहीं। तो बढ़ जाएं आगे, चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होती है उसकी जो डेंसिटी है वो लोअर है ना, कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। बट यहाँ पर जो हमारा जो हमारी आइज है वो क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो उसका रीजन क्या है, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। बेसिकली जो आइस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसके कारण आइस एक सॉलिड है, नो डाउट है ना, वो रिजिड है, ठीक है, वो और कंप्रेस नहीं हो सकती, उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट और उसमें फोर्स, बट उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, एक दूसरे के पास पास है। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम रहती है। ठीक है, इसलिए जो वाटर के ऊपर क्या फ्लोट करती रहती है, आइस। हमेशा याद रखना, जिस भी चीज की डेंसिटी कम होगी ना वही तैरेगी ऊपर वाटर में। तो अगर ऑयल जो है अगर वो तैर रहा है ना पानी में, तो हम ये बोल सकते, दोनों ही लिक्विड है, लेकिन हम बोल सकते हैं वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और ऑयल की कम, तभी वो क्या कर पा रहा है, फ्लोट कर पा रहा है, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऐसे ही जो आइस है वो लाइट होती है वाटर से। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कम। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर with lot of vacant spaces, this makes ice flows on water। बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारी आइस का जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट रहती है, वॉइड्स। वॉइड्स मतलब जगह। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको स्ट्रक्चर भी लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के पास पास दिख रहे हैं आपको, और ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस। ठीक है ये अभी वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ये अरेंज देखो किस पैटर्न में, ऐसे हेक्सागन के पैटर्न में अरेंज है, और बीच में क्या है, ये खाली हिस्सा दिख रहा है ना, खाली हिस्सा आपको। इसी के कारण ऐसे देखो ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से एक और ऐसा निकल के आ रहा होगा, है ना, और फिर ये नीचे नीचे भी प्रेजेंट होगा ऐसा। तो बेसिकली हर जगह पे क्या मिलेगी आपको, बीच बीच में स्पेस देखने मिलेगी, यहाँ पर लेकिन स्पेस देखने नहीं मिलेगी, बहुत कम स्पेस है। इसी स्पेस के कारण जो आइज है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और यहाँ पे स्पेस ना प्रेजेंट होने के कारण जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। तो इस बात को आप हमेशा क्या रखेंगे, याद। तो कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा अब ना, अब आते हैं हम लोग एक चीज पर, वो आते हैं हम लोग इस चीज पर, एनसीईआरटी का ही जो टॉपिक है। ठीक है, वो क्या टॉपिक है, वो है ये। ठीक है, वो ये है कि कैन मैटर अराउंड अस चेंज इट्स स्टेट। बेसिकली क्या जो मैटर है वो क्या बदलता है, स्टेट बदलता है। ठीक है, तो चलो अब इस बात को देखते हैं।
ठीक है, वी ऑल नो दैट आर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने वाटर को तीनों स्टेट में देखा है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है ना। सॉलिड होगा तो किस फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में, लिक्विड होता है तो वाटर के फॉर्म में, और गैस होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना। तीनों फॉर्म में वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। What happens inside the matter during this change of state? Basically matter के अंदर क्या होता है, what happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? How does this change of state takes place? We need to answer all these questions. Simple सी बात है, ये state बेसिकली जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं जब स्टेट बदलती है, तो ऐसा क्या होता है जिससे स्टेट बदलती है। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या हम लोगों को ये सारे सवाल के उत्तर आंसर जानने की क्या है ज़रूरत। तो जब भी क्वेश्चन ढूंढने होते हैं हमको, जब भी आंसर ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के, तो हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से इसलिए बुक क्या कराएगी अब आपको, एक एक्टिविटी जिसका नाम है 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। यहाँ पे मैंने ली हुई है एक्टिविटी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट द बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। बेसिकली देखो इस तरीके से ये है ना, ये देखो इस तरीके से, ये वाला जो ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे हम लोगों को क्या करना है, देखो ये ऐसे अपने को क्या करना है, ये ऐसे ऐसे अपने को एक बीकर लेना है, नीचे उसके बर्नर रखना, आग जलानी है, और इसमें एक आइस को रख देना है। और ये जो हमारा थर्मोमीटर है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है बल्ब, वो क्या आइस की टिप से क्या होना चाहिए, उसकी जो टिप होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, आइस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरी चीज पर। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। ठीक है ना, नीचे बर्नर था, अब हम बीकर को क्या करेंगे, लो फ्लेम पर हीट करेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब क्या करो, टेम्परेचर नोट डाउन करो। ठीक है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैव कन्वर्टेड इनटू वाटर। बेसिकली जितनी भी आइस भरी रखी थी उस बीकर के अंदर, है ना, ऐसा था बीकर, उसके अंदर ये आइस के ब्लॉक्स थे, है ना, ये ब्लॉक्स जो थे, जब तक ये सारे मेल्ट ना हो जाए, जब ये मेल्ट हो जाएंगे सारे के सारे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेल्ट होके काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। फिर क्या करो, टेम्परेचर उस समय का नाप। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सिंपल सी बात है, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको क्या देखना है, टेम्परेचर नापना है। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Basically क्या करो, धीरे धीरे करके देखो, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा भी, ये देखो। अब क्या करना है, ये ग्लास रॉड लगा देना है इसके अंदर। ठीक है, ग्लास या फिर ग्लास रॉड। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको हिलाते जाना है, घुमाते जाना है। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा अच्छा, कीप a careful eye on the thermometer till most of the water gas evaporate. ठीक है, जैसे जैसे मतलब वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है, तब आप क्या देखते रहो, रीडिंग देखते रहो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, बेसिकली यहाँ से अपने पहले देखो, पहले क्या रिकॉर्ड करता, सॉलिड से लिक्विड में, आप कहाँ से करेंगे, लिक्विड से गैसियस। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे करके अपन एक एक करके इसके आंसर्स देखते हैं। तो जो चीज़ें सामने आई वो ये आई कि वो टेम्परेचर जब आइस स्टार्ट करती है मेल्ट होना, वो क्या निकला, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री टिल ऑल द आइस मेल्टेड, यानी पूरी बर्फ जब तक पिघली नहीं तब तक टेम्परेचर कितना प्रेजेंट रहा वहां पर, 0 डिग्री। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द आइस मेल्ट, जब पूरी आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, तब स्टार्ट होगा टेम्परेचर राइज होना। टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा मतलब वाटर बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर
बढ़ना रुक जाएगा। अगेन टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग आफ्टर वेपोराइजेशन ऑफ ऑल वाटर, मतलब जैसे ही पूरा का पूरा वाटर काय में कन्वर्ट हो गया, गैस में, वेपर बन गया, फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। दिस शोज दैट, इससे हमें क्या मालूम चलता है, दिस शोज दैट सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस हीट व्हाइल मेल्टिंग ऑफ आइस इज यूज्ड टू चेंज द फेस। बेसिकली सिंपल सी बात है ना, क्यों पिघल रही थी बर्फ, क्योंकि लगातार उसको क्या मिल रहा था, टेम्परेचर, ठीक है, ताकि वो काय से कन्वर्ट हो जाए, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड। आ गई बात समझ। एंड सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस हीट व्हाइल वेपोराइजेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन चेंज ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब हमको लिक्विड से वेपर में जाना था तब भी हमने क्या यूज करा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट, ठीक है। अच्छा, समझ गए ना, सारे आंसर मिल गए, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। वो ये कि वो क्या, हाँ वो ये, हीट यूज्ड इन मेल्टिंग द आइस इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिकली जो मेल्टिंग ऑफ जो मेल्टिंग ऑफ हीट में, जो बेसिकली जो हीट यूज हुई है मेल्टिंग ऑफ आइस में, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जब भी कोई भी चीज मेल्ट होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्ट होगी तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ गई बात समझ। हीट यूज्ड इन वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और कोई भी लिक्विड की चीज को जब अपन काय में लेके जाएंगे, वेपर फॉर्म में लेके जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो इससे आगे का जो कि क्या पार्ट है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि टेम्परेचर चेंज का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, तो बाय बाय।